Subscribe to Ada 247 and press the bell icon to never miss another update. Hello friends and a very good evening to all of you. This is Aanchal and I welcome you all on this session. और आज का जो हमारा सेशन है, लास्ट थर्सडे हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी थी कि आपका रीअरेंजमेंट हो, क्लोज टेस्ट हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन रीडिंग स्किल और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, वो सारे क्वेश्चंस आप इजीली डील कर सकते हैं सिर्फ एक चीज़ करके, एडिटोरियल को किस तरह से 10 मिनट में पढ़ सकते हो, राइट? सो बाय डूइंग दैट इन माय केस यू विल नेवर एवर हैव प्रॉब्लम। आपके साथ आपको कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप वो काम करोगे तो, बट द ओनली थिंग इज वो काम करना पड़ेगा, राइट? आई कैन अश्योर यू, जितने लोगों ने भी उस दिन का सेशन देखा था उनमें से मेरे हिसाब से सिर्फ 50% लोग या मे बी 40% लोगों ने वो काम एक्चुअली किया होगा ऑन अ रेगुलर बेसिस। व्हाट आई आस्क यू टू डू एवरी डे, आपको एक आर्टिकल को समराइज करना है। तो आई डोंट थिंक मोर देन 30%, मोर देन 40% पीपल हैव एक्चुअली समराइज्ड एन आर्टिकल एवरी डे। बस 30-40% से ज़्यादा लोगों ने मेरे हिसाब से बिल्कुल भी समराइज नहीं किया होगा। बट अगेन आई वुड से गाइज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, क्योंकि अगर वो करना आ गया ना तो एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट ही नहीं लगेगा, और जब कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स भी नहीं रुकेंगे, राइट? सो आज का हमारा टॉपिक आप देख सकते हो, दैट इज पैरा जम्बल्स। आई नो पैरा जम्बल्स एग्जामिनेशन में आपको बहुत परेशान करता है, आई नो ये आपके लिए एक नाइटमेयर है, आई नो कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली सबसे गलत हो जाता है, राइट? सो गाइस सिर्फ 2-3 चीज़ों का ध्यान अगर 2-3 चीज़ों का ध्यान दोगे, आई विल टेल यू। या अभिजीत दास का बर्थडे आज, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू अभिजीत एंड मे दिस ईयर बी अ वेरी ब्लेस्ड ईयर टू यू। ओके, चलिए, तो अगर हम बोले पैरा जम्बल्स की हम बात कर रहे थे, पैरा जम्बल्स में हमने कहा था कि यार बहुत सारे लोग इसको अटेम्प्ट नहीं करते, बहुत सारे लोगों के ये नाइटमेयर होता है दैट आई कांट डू इट, कर ही नहीं सकते। देखो सब लोग बोल भी रहे हैं येस मैम मैंने किया एंड दैट्स रियली हेल्पफुल। अभिजीत ने भी बोला, प्रिया ने भी बोला, या 1-2 आउट ऑफ 5 सही हो रहा है क्या सचिन? 1-2 आउट ऑफ 5 सही हो रहा है, इसमें क्या कर रहे हो तुम? मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, मैं क्या बोला था? मैंने एडिटोरियल रीड करने को बोला था। यस, अरविंद को भी लग रहा है कि वह काफ़ी अच्छा है वो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार। अगर आप करने लग जाओगे ना रेगुलरली तो आपको लगेगा कि वो डेफिनेटली होने लग जाएगा, आगे आप प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाओगे वैसे, ठीक है? नाउ पैरा जम्बल्स की हम बात कर रहे थे, तो दिस इज़ वन थिंग जो आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा तंग करता है। आपके एग्जामिनेशन में आपको लग रहा है बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही है, बट स्टिल आंसर गलत हो जाता है ना? तो हमें इसी चीज़ को करेक्ट करना है कि कुछ ऐसी चीज़ें हमें बता दें जिससे ये एक्चुअली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं स्टेटमेंट में, राइट? सो देखो कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं, लाइक हमेशा लॉजिकल पेयर्स बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है? हमेशा लॉजिकल पेयर्स बनाने की कोशिश किया करो। लॉजिकल पेयर्स का से मेरा मतलब क्या है? हम कहना चाहते हैं जब भी कोई नाउन दिखे तो उसको प्रोनाउन के साथ लगा दो ना, ठीक है? प्रोनाउन दिखे तो नाउन के साथ लगा दो। अगर कोई फुल फॉर्म दिखे और उसका शॉर्ट फॉर्म स्टेटमेंट्स में है तो वो शॉर्ट फॉर्म्स अटैच कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? शॉर्ट फॉर्म्स अटैच कर दीजिए उसके साथ। और ये ध्यान रखना, शॉर्ट फॉर्म्स कैन नेवर कम बिफोर फुल फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स कभी भी फुल फॉर्म्स के पहले नहीं आएंगे, फुल फॉर्म पहले आएगा, उसी के बाद शॉर्ट फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है? थर्ड थिंग, अगर किसी का स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट मतलब किसी एक ऑथर का कोट है, किसी प्रोफेसर का कोट है, तो उसके साथ उसका एग्जाम्पल एक साथ लग जाना चाहिए, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे किसका एग्जाम्पल है। और मे भी एक से ज़्यादा ऑथर के कोट दिए हुए हैं और दोनों का एग्जाम्पल लगा देते हो तो ये नहीं समझ पाओगे कि किसका किसका एग्जाम्पल या कौन सा है, राइट? सो ये चीज़ करना ज़रूरी है, ठीक है? सो उसके अलावा आप सबसे पहला काम किया करो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ढूंढने का, ठीक है? फर्स्ट थिंग ये सबसे पहले करना होता है हमें, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ढूंढने का। इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस का मतलब होता है वो सेंटेंस जिसकी मीनिंग के लिए आपको किसी और सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें फुल फॉर्म ही दिया हो, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं दिए हो, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रोनाउंस यूज ना हो, नाउन यूज हो, राइट? सो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस ढूंढ लो। इसके अलावा सीक्वेंस जितनी ज़्यादा बना सकते हो, क्लू अटैच करने की कोशिश किया करो, ठीक है? अटैच करने की कोशिश किया करो क्लू को, अटैच क्लूज, ट्राई टू अटैच क्लूज को अटैच करने की कोशिश किया करिए। ये काम जिस दिन करने लग जाओगे तो आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि आपके
जितने भी कॉम्प्रिहेंशन जितने भी पैरा जम्बल्स है वो आसानी से बनने लग जाएंगे, राइट। ये तो होता है आपका। अब देखो कुछ चीज़ें हैं वो सेंट्रल पार्ट में ही आती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो लास्ट पार्ट में आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दोनों पार्ट्स में आती हैं, ठीक है। Some things are there which will only come in last part, some things are there which will only come in central part. Like अगर मैं दोनों की बात करूँ तो however can come here as well and moreover can come here as well. तो मतलब however और moreover को आप दोनों जगह लगा सकते हो. You can use it with the last part and with the first part as well. ठीक है, last part and central part दोनों में ही आप इसका प्लेसमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा और क्या प्लेसमेंट्स है, तो सेंट्रल पार्ट की पहले बात कर लेते हैं. सेंट्रल पार्ट का मतलब होता है सेकंड लाइन से लेकर लास्ट की पहली लाइन तक, मतलब सेकंड से लास्ट सेकंड से पहले तक, फर्स्ट सेकंड से लास्ट सेकंड तक जो भी स्टेटमेंट्स है वो सारी स्टेटमेंट सेंट्रल पार्ट में आती है, ठीक है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट हाउएवर हो गया, मोरओवर हो गया, नॉनदलेस हो गया, नॉटविथस्टैंडिंग इज देयर, नॉटविथस्टैंडिंग इज देयर, what else, notwithstanding है, nevertheless है, nevertheless हो गया. जितने conjunctions के sort हैं वो सब आते हैं, like as well as इसी में आते हैं, pronouns इसी में आते हैं, short forms इसी में आते हैं. These are the words आप यहाँ पर place कर सकते हो, ठीक है. लास्ट पार्ट की बात करोगे, however, moreover यहाँ पे भी आ सकता है. thus का यूज आप यहाँ करते हो, परहैप्स का यूज आप यहाँ करते हो, हेंस का यूज आप यहाँ करते हो, देंस का यूज आप यहाँ करते हो, इन दी एंड का यूज आप करते हो, कंक्लूडिंग का यूज करते हो. जितने सजेशंस देने होते हैं, सजेशंस भी हम बाद में ही देते हैं. ऑल द सजेशंस वाला जितना स्टेटमेंट है, सजेशंस भी बाद में ही आते हैं. बिकॉज सजेशंस बाद में इसलिए आते हैं क्योंकि यार जब तक प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करोगे तब तक सजेशंस दोगे कैसे, राइट. तो सजेशंस हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सजेशंस भी आप लास्ट पार्ट में लिखते हैं, और प्रॉब्लम डिस्कशन होता है सेंट्रल पार्ट में, ठीक है. प्रॉब्लम डिस्कस यहाँ होगी, प्रॉब्लम डिस्कशन विल बी डन हियर, एंड उसका सोल्यूशन जो मिलेगा आपको वो मिलेगा लास्ट पार्ट में, ठीक है. सोल्यूशन जो मिलेगा वो मिलेगा आपको लास्ट पार्ट में. या यस, सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि प्रोनाउन जैसे दिस, दैट, दीज, दोज ये सब होता है, इनको भी हम सेंट्रल पार्ट में ही रखते हैं, फर्स्ट पार्ट में नहीं रखते. सेंट्रल पार्ट का मतलब ही होता है ना सेकंड से लेकर लास्ट सेकंड में कहीं भी, और लास्ट पार्ट का मतलब होता है लास्ट पार्ट, दैट मीन्स लास्ट सेंटेंस, ठीक है. सो इसके बारे में हमने आपको बता दिया, ये आपको करना है और इससे थोड़ी बहुत आइडेंटिफिकेशन हो जाती है रीअरेंजमेंट की, ठीक है. सो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है. जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या प्लेसमेंट्स, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हम समझ पाएं कि ये प्लेसमेंट जो अभी हमने ये देखा है ये एक्चुअली अप्लाई होता है या नहीं होता है, ठीक है. ओके, गॉट इट गाइस, गॉट इट. चलिए, सो लेट्स बिगिन विद दिस. अब हम, आई होप ये आपको समझ में आ गया है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया है ना. हाँ, मैंने खो तो गई तो सुसाइड यार, अब कैसे बोलूँ, स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है. चलिए, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया है और आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया है. अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चंस और देखते हैं क्वेश्चंस में जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं, दिस विल अप्लाई टू आवर क्वेश्चंस और नॉट, ठीक है. ये हमारे क्वेश्चंस पे अप्लाई करेगा या नहीं करेगा, ठीक. चलिए, तो लेट्स बिगिन विद दिस, स्टार्ट करते हैं. अपने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लेकर आते हैं. ओके, हियर इट इज. Here it is, apart from the potential for upholding human values is our ability to make choices. को इधर करो ना, वो अड्डा का लोगो दिख रहा है. Apart from the potential for upholding human values is our ability to make choices to take control of our destiny. अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम द पोटेंशियल, राइट. यहाँ पर अगर देखोगे, पढ़ोगे तो पता चलेगा अपार्ट फ्रॉम आर पोटेंशियल बोल रहा है, मतलब पोटेंशियल के अलावा, दैट मीन्स ये पहला सेंटेंस तो नहीं हो सकता, राइट. पोटेंशियल के अलावा की बात हो रही है, राइट. फिर
unless we go with nature we won't be able to survive any longer in Stephen Hawking's word. Stephen Hawking's के वर्ड में बोला है कि जब तक हम नेचर के साथ नहीं चलते तब तक हम सर्वाइव ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे. सो दैट मे बी अ सजेशन कि इनका एक स्टेटमेंट आया है जो अभी हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी है उस पे, राइट, सजेशन आया है. तो दिस कैन नॉट बी द फर्स्ट सेंटेंस. देन इट सेज it all comes down to karma. What goes around comes around. Humans have committed mass deforestation. Nature has rewarded us with climatic change, unexpected storms, wildfires and sea levels. कह रहे हैं ये जो भी हम, ये हमारी कर्मा है, मतलब जो हम कर्म करते हैं वही तो वापस आता है ना, जो हम करेंगे वही चीज वापस आएगी. तो ह्यूमन ने कमिट किया है मास डिफॉरेस्टेशन, मतलब कमिट किया है ह्यूमंस ने ज्यादा से ज्यादा डिफॉरेस्ट करना, मतलब फॉरेस्ट को हटाने की सोच ली है. तो नेचर ने इसी वजह से हमें रिवॉर्ड किया है, कैसा, क्लाइमेट को चेंज करके. अब स्टॉर्म्स कभी भी आ जाते हैं, आपको पता नहीं चलता. वाइल्ड फायर्स लग जाती है, इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है कि आग कभी भी लग जाती है. सी लेवल्स राइज हो गए क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, है ना. सो दिस कैन बी आवर प्रॉब्लम, दिस कैन बी आवर प्रॉब्लम, राइट. ये हमारा प्रॉब्लम हो सकता है कि हम जिस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं उसी को हम यहाँ पर कह रहे हैं. ठीक है, आगे. That's not just why we must be careful in terms of, ये सिर्फ okay, that is not just. So आपने that लगा दिया, that means आप किसी को point out कर रहे हो, है ना. So this cannot be your first sentence. फिर today it all comes down to our lifestyle choices, each of which corporations have ensured have strong repercussions on nature. जिसमें से हर किसी ने कहा है इनका strong repercussions होते हैं nature पे. So please understand now कि हम यहाँ पर today की बात कर रहे हैं, right? हम today की बात कर रहे हैं. तो today तब होता है जब हम पहले discussion बाकी सबका कर चुके हैं. So obviously बात है problem सबसे पहले आ जाएगी. So you'll start your sentence using C where you have discussed your problem, right? Problem has started being discussed here. तो problem discussion फर्स्ट स्टेटमेंट से ही हो गया है कि ये सब कर्म की बात है यार, जो भी तुम करोगे वही वापस आएगा, राइट. अब अगर हमने ये कह दिया कि ह्यूमन ने जो भी किया उसका रिवॉर्ड उसको मिल गया बाय क्लाइमेट चेंज, अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म्स, वाइल्ड फायर्स एंड सी लेवल से. अब इसके बाद देखो क्या लिख सकते हो. दैट्स नॉट जस्ट व्हाई वी मस्ट बी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ द लाइफस्टाइल वी चूज, व्हाट डिफरेंशिएट्स अस ह्यूमंस फ्रॉम अदर स्पीशीज. ओके, नाउ कह रहे हैं ये जितनी भी प्रॉब्लम मैंने डिस्कस करी, सिर्फ ये प्रॉब्लम वजह नहीं है. दिस इज नॉट जस्ट द प्रॉब्लम दैट वी मस्ट बी केयरफुल ऑफ आवर लाइफस्टाइल. सिर्फ ये प्रॉब्लम्स नहीं है जिसकी वजह से हमें अपनी लाइफस्टाइल को सही करना चाहिए, बल्कि हमें ह्यूमंस को कैसे, ये प्रॉब्लम को हम आगे लेकर आए हैं. कह रहे हैं दिस इज नॉट जस्ट द ओनली रीजन, सिर्फ ये रीजन नहीं है कि हमें इंसान से, हमें अपने आप को डिफरेंशिएट करना है. किससे? अदर स्पीशीज से. वी आर ह्यूमन should be differentiated by other species. So हमारे पास अलग तरह का एक नॉलेज है, हम अलग स्पीशीज है, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? What differentiates us humans from other species? क्या हमें अलग करता है? Apart from the potential for upholding human values. तो ह्यूमन वैल्यूज कौन होल्ड करता है? Who holds? अगर हम बोल रहे हैं डिफरेंशिएट करना है हमने ह्यूमन को और अदर स्पीशीज को, तो उसमें apart from this is our ability to make choices to take control of our destiny. वो चीज जो हमें अलग करती है, ह्यूमंस को अलग करती है बाकी स्पीशीज से, वो ये है कि ह्यूमन वैल्यूज को होल्ड करने के अलावा हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम चॉइसेस ले सकते हैं, हम अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं. सो ये जो डिफरेंशिएशन था ये कंटिन्यू हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, राइट. ये डिफरेंशिएशन जो है वो कंटिन्यू हुआ है ऑप्शन नंबर ए में. आगे देखो क्या लगाना है नेक्स्ट आपको क्या लगाना है. नेक्स्ट आपको, अब बचे ही हमारे पास दो हैं, राइट. सो सजेशन तो हमने बोल दिया था लास्ट में आएगा, तो अब देखो क्या है. टुडे इट ऑल कम्स डाउन टू आवर लाइफस्टाइल चॉइसेस. अब हम यहाँ चॉइसेस की बात कर रहे थे, है ना. सो चॉइसेस वाली स्टेटमेंट को ही अब इसके बाद ले आओ एंड यू विल सिलेक्ट ऑप्शन नंबर ई. टुडे इट ऑल कम्स डाउन टू आवर लाइफस्टाइल चॉइसेस. आज पूरी बात हमारे लाइफस्टाइल के चॉइसेस पे आके रुक जाती है. हर चॉइस corporations have ensured have strong repercussions on nature. और हर चॉइस, इस चीज को ध्यान रखना कि प्रकृति पे, नेचर पे हमेशा अफेक्ट लेकर आएगी. तो हमें चॉइस को, हमारी चॉइस ठीक से होनी जरूरी है, ठीक होनी जरूरी है, राइट. सो ई लगाया और लास्ट में अब हम सजेशन लगा देंगे कि बहुत साल पहले इन्होंने ये कहा था, अनलेस वी गो विद द नेचर
स्टीफन हॉकिंग्स ने अपने वर्ड्स में कहा था कि जब तक हम नेचर के साथ नहीं चलेंगे तब तक हम नेचर के साथ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट 1000 years ऑन दिस फ्रेजाइल प्लैनेट, आगे आने वाले 1000 साल इस प्लैनेट पे। तो आपका करेक्ट सीक्वेंस हो गया CDAEB, ठीक है। सो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है और ऐसे ही आपको कनेक्ट करना है कि यहाँ अगर चॉइसेस की बात हो रही है तो नेक्स्ट चॉइसेस वाला स्टेटमेंट यहीं आ जाएगा, A एंड E साथ में। यहाँ डिफरेंशिएशन की बात हो रही थी तो D एंड A को हमें डिफरेंशिएट करने के लिए साथ में लगाना है। सो ये लॉजिकल पेयर्स आप बनाना जब स्टार्ट करोगे सो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस इजीली, तब आप आसानी से आंसर्स कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू रीअरेंजमेंट ओनली। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन GD। अब देखो यहाँ फुल फॉर्म तो यहीं पे दिया हुआ है ना, फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, कहीं और शॉर्ट फॉर्म दिया है तो वो इसके बाद ही आएगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स वाले पेयर अब देखो मुझे यहाँ पे दिख गया, जैसे है ना यहाँ दिख गया, तो ये इसके बाद ही आएगा, इससे पहले नहीं आ सकता, ठीक है। एनीवे, सो जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन इज अंडरस्टूड टू बी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ दोज नॉट शोइंग सिम्टम्स। कह रहे हैं जो सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं जिनके, उनको जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। सच कंडीशंस का वर्ड, अब देखो तुम सच कंडीशंस की बात करो, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट सम कंडीशंस जिनको आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। सच का यूज होता है पॉइंट आउट करने के लिए, सो दिस कैन नॉट बी द फर्स्ट सेंटेंस। पहले हम कंडीशंस को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद बी को लगा पाएंगे, राइट। देखो such conditions covered those with disability who were poor, had mental health problems, were promiscuous, were dwarfs and so on। अब कह रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम्स जिनके अंदर देखी गई थी उनके साथ ये प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई, ड्वार्फ्स हो गए, ये सब चीज की, ठीक है। दैट मेड स्टरलाइजेशन, नाउ व्हाट मेड स्टरलाइजेशन, दैट क्या, what made sterilization compulsory for those who expressed a range of conditions believed in to be inherited। कह रहे sterilization उनके लिए necessary हो गई जिनके अंदर range of conditions हमारे पास उनके अंदर पाई जाने लगी और वो inherit होने लगी, मतलब उनके generation after generation वो pass भी हो रही थी। There were robust policies of eugenics in the US in the 1900s। These led to laws in many states। कह रहे हैं कि बहुत सारी पॉलिसीज बनी थी यूजेनिक्स की यूएसए में 1900s में। दैट मीन्स यही वजह थी, दिस लेड टू लॉज, यही वजह थी कि बहुत सारी स्टेट्स में ये लॉ बन गया था, ठीक है। नाउ बट से आप स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते ऑब्वियसली, ठीक है। बट who are nevertheless treated, nevertheless देखो आ गया तो स्टार्टिंग में नहीं यूज होगा, सेंट्रल पार्ट में ही लगाओगे ई को, ठीक है, सेंट्रल पार्ट में लगाओगे। देखते हैं तो सेंटेंस की बिगिनिंग यार ए से ही होगी क्योंकि फुल फॉर्म भी यही दिया हुआ है और हम बात भी इसी चीज की कर रहे हैं कि सबसे बड़ा डिस्कशन ही इसका है कि जीडी है क्या, ये दिया किसको जाता है, राइट। सो हम कह रहे हैं जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन इज अंडरस्टूड बाय टू बी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर दोज नॉट शोइंग सिम्टम्स। जो लोग सिम्टम्स नहीं दिखा रहे हैं उनके लिए एक डिफरेंट ट्रीटमेंट लेके ये चीज आती है, राइट। उसके बाद क्या लिखोगे, कंडीशंस की बात तुमने करी नहीं, स्टरलाइजेशन को कंपल्सरी करने की बात कोई हो ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारी पॉलिसीज की बात हो रही है तो अभी पॉलिसीज पहले मेंशन करेंगे तभी लगाएंगे ना, पॉलिसीज हमें देखनी पड़ेंगी कहाँ लगेंगी तभी हम उसको प्लेस कर सकते हैं। फिर आया बट वाला स्टेटमेंट, बट हु आर नेवरदलेस ट्रीटेड डिफरेंटली। हमने यहाँ पर बोला था ये उनके लिए है जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जिनको दी जाती है, राइट, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जिनको दी जाती है। और इसी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात की गई है देखो ई वाले पॉइंट में, एंड इट सेज ई वाले पॉइंट में, एंड इट सेज बट हु आर नेवरदलेस ट्रीटेड डिफरेंटली ऑन द बेसिस ऑफ एनी रियल और अज्यूम्ड जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स वी मस्ट रिकॉग्नाइज द जीडी इज नथिंग न्यू, ठीक है। तो अब हम लगा सकते हैं यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्योंकि हमने डिफरेंशियल की बात करी है और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ए और ई के साथ लग रहा है, राइट। सो ये बन गया हमारा पेयर और स्टेटमेंट स्टार्ट भी ए से होना है तो ए और ई साथ में ही आएंगे, ठीक। आगे देखो इसके बाद क्या लगाओगे, अब देखो देयर वाज रोबस्ट पॉलिसी, कह रहे वी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट जीडी इज नथिंग न्यू। जीडी नया नहीं है हमारे लिए, ये हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। नया क्यों नहीं है, व्हाई इजंट इट न्यू, न्यू क्यों नहीं है, बिकॉज बहुत सारी पॉलिसीज 1900s में यूएसए में बना दी गई थी।
राइट, बिकॉज 1900s में बहुत सारी पॉलिसीज इससे रिलेटेड बना दी गई थी एंड देयरफॉर यहाँ पर दिस इज नॉट न्यू. और नॉट न्यू का रीजन क्यों? क्योंकि 1900s में ही यूएस ने ऑप्शन नंबर डी में बताया गया है कि यूएस ने ऑलरेडी 1900s में इसको इम्प्लीमेंट करा लिया था, तो ये नई चीज नहीं है किसी के लिए, राइट. एंड देन वी कम टू दीज लेड टू लॉज इन मेनी स्टेट्स. लॉज जो बने स्टेट्स में, और लॉज किस चीज के थे? दैट मेड स्टरलाइजेशन कंपल्सरी, जिसकी वजह से स्टरलाइजेशन कंपल्सरी हो गई फॉर दोज हु एक्सप्रेस अ रेंज ऑफ कंडीशंस बिलीव टू बी इनहेरिटेड. और वही ये कंडीशंस की बात जो हम यहाँ पर कर रहे हैं सी में, हमने बोला था ना जब तक कंडीशंस आएंगी नहीं तब तक पॉइंट आउट नहीं कर सकते. सो यहाँ सच का यूज हुआ था कंडीशंस के लिए, सच कंडीशंस, तो पॉइंट आउट कर रहे हो. और पॉइंट आउट किसको कर रहे होगे? यहाँ जो कंडीशंस दी गई हैं, इन्हीं कंडीशंस को ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है सच कंडीशंस. गॉट इट? सो इस तरह से आप अपना स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से आप अपना स्टेटमेंट बनाएंगे. AEDCB, इज दैट क्लियर? या AEDCB, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. आई लाइक इट. सब लोग आंसर कर रहे हो, अच्छी बात है. हाँ, लास्ट कंडीशन बी में है तो हमें ये कनेक्ट करना आना चाहिए. जैसे ए और ई का सीक्वेंस बन गया था, राइट. सी और बी के भी कंडीशंस का सीक्वेंस बन गया था, वी न्यू इट. अब नॉट न्यू क्यों नहीं न्यू है, ये भी बन गया था. सो वी हैड 3 पेयर्स, हमारे पास 3 पेयर्स थे. AE, फिर एक सेकेंड, हाँ AE नॉट न्यू बताया, फिर ED, तो AED एक साथ ही आएंगे. CB कंडीशंस को डिस्कस कर रहे थे, वो इसी के साथ लगेंगे. चलिए, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और रीअरेंजमेंट. राइट, हियर इट इज. An absence of ground truths has meant, an absence of ground truths has meant, one second. Yeah. An absence of ground truths has meant that areas that look green, such as tea estates and commercial plantations have been counted as forest. कह रहे जो एरिया लगता है कि वो साफ है या लगता है कि वो ग्रीन है, उस एरिया को क्या साबित कर दिया गया है? उस एरिया को फॉरेस्ट की तरह ये कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, फॉरेस्ट की तरह ये कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है. एन एब्सेंस ऑफ ग्राउंड ट्रूथ मतलब कि एब्सेंस है वर्चुअल एक रियलिटी का, जेन्युइन चीज का, ठीक है. Environmentalists stress that it is difficult to believe that India's forest cover has become more dense in the last 2 years simply because this process takes much longer. कह रहे हैं environmentalists को ये डिफिकल्ट लग रहा है कि भाई 2 ही साल में इतना डेंस हो गया इंडिया, 2 years में ही, सिंपली बिकॉज क्योंकि ये क्यों लग रहा है, क्यों उनको शक हो रहा है इस चीज पे? क्योंकि भाई डेंस होने में भी, फॉरेस्ट को डेंस होने में बहुत साल लग जाते हैं, पेड़ों को उगकर बड़ा होने में बहुत साल लग जाते हैं, राइट. सो वही वो कह रहे हैं कि ये इनका ऐसा सोचना वाजिब है, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये अब यही कह रहे हैं ना, तो सच एज, तो ग्राउंड ट्रूथ की कमी है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर टी एस्टेट्स को भी फॉरेस्ट बता दिया, कमर्शियल प्लांटेशन हो रही है तो उसको भी फॉरेस्ट बता दिया. तो ये कमर्शियल प्लांटेशन और टी एस्टेट्स फॉरेस्ट नहीं होते हैं. फॉरेस्ट मींस फॉरेस्ट जहां जंगल की बात हो रही है. कमर्शियल प्लांटेशन जहां हो रहा होगा वहां तो लोग भी रह रहे होंगे. टी एस्टेट्स जहां होंगी वहां पर लोग भी रह रहे होंगे, राइट. सो वो कंडीशन नहीं होगी. एनीवे, सो यहाँ पर अब आते हैं हम फॉर ऑप्शन नंबर सी में. फॉर दिस वी नीड अ मोर रिगरस. फॉर दिस किस चीज के लिए? फॉर दिस किस चीज के लिए? वी डोंट नो. फिर द पॉइंट इज दैट किस चीज का पॉइंट? Which point are we trying to focus on? The point is that there is a need to create mechanisms to calculate our actual forest. एक mechanism चाहिए जिससे हम अपने forest को calculate कर पाएं. Doesn't make an independent sentence here. ठीक है. फिर कह रहे crucially मतलब important, most importantly, the claim of new forest being created is questionable. कह रहे ये जो क्लेम किया है उन्होंने, ये जो क्लेम किया, मेरे हिसाब से यही फर्स्ट सेंटेंस होगा, क्योंकि कह रहे ये जो क्लेम किया है उन्होंने, क्या क्लेम? न्यू फॉरेस्ट का, कि न्यू फॉरेस्ट आ गए अचानक से, है ना. अचानक से न्यू फॉरेस्ट नहीं आ सकता भाई. इज क्रिएटेड इज क्वेश्चनेबल मतलब ये अभी भी क्वेश्चनेबल है, हम इस बात को बिलीव करने के लिए रेडी नहीं है. नोबडी इज रेडी टू बिलीव दिस. व्हाई? इन सेवरल कॉन्सिक्यूटिव फॉरेस्ट रिपोर्ट्स, ठीक है, बहुत सारी फॉरेस्ट रिपोर्ट्स में से, फॉरेस्ट रिपोर्ट्स में किस चीज की कमी होगी?
जब ये क्वेश्चनेबल है, इफ दिस इज क्वेश्चनेबल, सो किस चीज की कमी होगी? ऑब्वियस सी बात है, किस चीज की कमी होगी फॉरेस्ट रिपोर्ट्स में? ग्राउंड ट्रूथ की। रिपोर्ट्स में ट्रूथ इज नॉट देयर, which is given in option number A. As absence of ground truth has meant that areas that look green, such as green estates and commercial plantations, have been counted as forest. उनको भी forest की तरह काउंट कर लिया है, ठीक है। फिर ये जो पूरा सिनारियो हमने बताया, ठीक है, ये इस बात पे किसको शक है? कौन स्ट्रेस कर रहा है कि यार ये फॉरेस्ट नहीं है, इतनी जल्दी कैसे फॉरेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया? तो ये बात हो रही है किसके द्वारा? बी, एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा, राइट? एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा। और ये कह रहे हैं, एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव दैट, क्या बिलीव करना कि इंडिया के अंदर 2 साल में इतने फॉरेस्ट हो गए, क्योंकि 2 साल में इतना बड़ा काम होना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने कहा है द पॉइंट इज दैट, तो मतलब ये जितनी भी बात बोली गई है 3 सेंटेंस में, कह रहे हैं पॉइंट ये है, मेरे कहने का पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। द पॉइंट इज दैट देयर इज अ नीड टू क्रिएट मैकेनिज्म्स, हमें मैकेनिज्म्स बनाने चाहिए जो एक्चुअल कैलकुलेट करें हमारे कितने फॉरेस्ट हैं और कितनी नेचुरल वेल्थ है। दिस शुड फॉर्म द बेसिस फॉर अ फॉरेस्ट पॉलिसी, ये बेसिक चीज होनी चाहिए फॉरेस्ट पॉलिसी में। एंड इसीलिए लास्ट में बोला गया है फॉर दिस, इस चीज के लिए वी नीड अ मोर रिगरस, अगेन अ सजेशन इज देयर, वी नीड, हमें जरूरत है, सजेशन है, राइट? सो वी नीड अ मोर रिगरस इंटीग्रेशन ऑफ द फॉरेस्ट पॉलिसी विथ अदर existing environmental legislation and policy. This in turn will help decentralize information on forest. अगर ये काम कर लेते हैं तो फिर फॉरेस्ट के इंफॉर्मेशन को हम इधर उधर नहीं कर पाएंगे, हमारे पास एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड आएगी। करेक्ट? चलिए, अब ये समझ में आ गया। द करेक्ट सीक्वेंस इज EABDC, EABDC। लेट्स मूव ऑन टू वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं रीअरेंजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर। या, that highlighted more than just the end of the Baath parties, decades long reign. Within a month, US President George Washington Bush had declared mission accomplished in Iraq. फिर कह रहे हैं the war which began on March 2003 had no legitimate basis, being founded on misleading intelligence information if not downright lies. Doesn't make a sense यार, मेरे को यहाँ से सेंटेंस दोनों से ही कहीं स्टार्ट होता हुआ नहीं लग रहा है। फिर a 39-foot statue of Saddam Hussein in Baghdad Al-Firdaus Square was brought down under the watch of American troops. It was an iconic moment. अगेन ये तो बात कर रहा है कि अमेरिकन ट्रूप्स ने क्या क्या किया है उस वॉर में, राइट? फिर 15 years ago on April 1, a few weeks into the US led invasion of Iraq. ये वॉर को इंट्रोड्यूस करने का स्टेटमेंट है, राइट? ये वॉर को इंट्रोड्यूस करने का स्टेटमेंट है कि वॉर कब हो रही है और कैसे हो रही है, राइट? सो यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाला स्टेटमेंट को हम पहला लगा सकते हैं, राइट? इट सेज इंट्रोडक्शन ऑफ वॉर, राइट? सो लास्ट में दिया व्हाट, बट से सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, तो हम सेंटेंस की जो बिगिनिंग है वो तो इसी से ही करेंगे। 15 years ago on April 9, a few weeks into the US led invasion of Iraq. इराक का इवेजन करवाया गया था 15 years ago April 9 पे, US led invasion of Iraq, ठीक है, invasion of Iraq। आगे देखो, फिर उसके बाद उसी में क्या किया गया ये बताना पड़ेगा ना, व्हाट एक्चुअली वी डिड आफ्टर इट वो भी तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो इसमें हुआ क्या, इस इन्वेजन में हुआ क्या, a 39-foot statue of Saddam Hussein in Baghdad Al-Firdaus Square was brought down under the watch of American troops. American troops के सामने उस पूरे स्टैचू को गिराया गया था। ये आइकॉनिक मूवमेंट था, एक आइकॉनिक मूवमेंट था, सबके देखने के लिए बहुत ही अच्छी चीज, ठीक है। और आइकॉनिक मूवमेंट था, हम किसी चीज को प्रेज कर रहे हैं, राइट? हम किसी चीज को प्रेज कर रहे हैं तो प्रेज करने वाला ही एक और स्टेटमेंट आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर A, that highlighted more than just the end of the Baath party's decades long reign within a month.
US प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश हैड डिक्लेयर्ड मिशन अकम्प्लिश्ड। तो ये जो मिशन चल रहा था ये इन्होंने मिशन अकम्प्लिश्ड डिक्लेयर कर दिया इराक में, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर इट, व्हाट हैपेंड आफ्टर इट, बताओ। ए के बाद क्या लगेगा, बट 1.5 decades लेटर, है ना। हमने बोला इतनी टाइम के, इतना टाइम तो पूरा कर लिया हमने, इतना टाइम तो पूरा कर लिया, लेकिन 1.5 decades लेटर क्या हुआ, एक क्या 10-15 साल के बाद, 15 साल के बाद द कंट्री स्टिल फाइटिंग द गोस्ट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव वॉर। और अभी भी ये कंट्री फाइट कर रही है डिस्ट्रक्टिव वॉर से। क्यों? क्योंकि the war which began on March 20, 2003 had no legitimate basis, being founded on misleading intelligence information if not downright lies. So यहाँ पर सिर्फ झूठ तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई थी जो हमें satisfy ना करके legitimately जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता था, lawfully जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता था, ठीक है। तो तुम कहते हो कि यार मैम आधा घंटा लग जाता है मेरे से एक क्वेश्चन सॉल्व करने। करेक्ट सीक्वेंस देख लो, यहाँ पे DCAEB है, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्विस्टेड था, बट एनीवे इट वाज अ गुड क्वेश्चन। तो तुम कहते हो यार कि मैम आधा घंटा लग जाता है हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, एक रीअरेंजमेंट सॉल्व करने में, 15 मिनट लग जाता है मुझे एक रीअरेंजमेंट सॉल्व करने में। तुम्हें ऐसा लगता है ना, तुम्हें ऐसा लगता है। तुम्हें पता है अभी तुमने कितनी देर में ये सॉल्व किया है? हाँ, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मच टाइम हैव यू टेकन टू सॉल्व इट? बताओ, एनी आइडिया? नहीं ना। 20 मिनट्स में आपने 4 सॉल्व कर लिए, दैट मीन्स रीअरेंजमेंट सॉल्व करने में 5 मिनट लग गए। अब अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन 5 मिनट लेकर सही सॉल्व भी कर देते हो, बोर्ड पर आ जाइए, 5 मिनट का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन 5 मिनट लेके सॉल्व कर भी देते हो, तो क्या बुरा करते हो? क्या बुरा करते हो, हैं? बोर्ड पर आना है। तो क्या बुरा करते हो? अभी तुमने मेरे साथ साथ में 20 मिनट्स में, 20 से भी कम मिनट्स लगे हैं तुमको, 20 मिनट्स में 4 ये सॉल्व कर लिए। अगर 5 मिनट एक पे लग रहा है तो 5 मिनट में एक सॉल्व किया, 5 मार्क्स आ गए। क्या बुरा है भाई, क्या बुरा है, बताओ। स्टोरी बेस्ड आएगा। ए पागल मत बनाओ अपने दोस्त को, सागर तुम सपना को पागल मत बनाओ, स्टोरी बेस्ड नहीं आने वाला है कुछ, प्लीज, ठीक है, ठीक है। तुक्का से जल्दी हो जाता है, तुक्का से गलत भी हो जाता है, तुक्का से नेगेटिव मार्किंग भी आ जाती है। बैंकिंग के एग्जामिनेशन में हमेशा वो किया करो जिसके लिए आप श्योर हो, ठीक है। ये सब तो आपने किया है ना, अबे तुमने भी तो किया है मेरे साथ, तुम भी तो सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे, तुम भी तो सॉल्व करके बता रहे थे अपने पास से। हाँ, ये करना जरूरी है ना, तो ये काम कर। अच्छा जल्दी से मेरे को बता दो नेक्स्ट क्लास में किस चीज की लूँ, तो मैं उसी चीज की क्लास लूंगी, ठीक है। सारा सही इसलिए नहीं होता क्योंकि स्ट्रेस लेके बैठ जाते। ओ माय गॉड, इतना बड़ा क्वेश्चन, ओ माय गॉड रीअरेंजमेंट, ओ माय गॉड मुझसे तो होगा ही नहीं, ओ माय गॉड ये तो कभी सही होता ही नहीं है। पहले से ही ओपिनियंस फॉर्म करके लग जाओगे तो कभी कुछ नहीं होएगा भाई, ठीक है। या हाँ, तुक्का मत मारो भाई, नेगेटिव मार्किंग होगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत फंस जाओगे, ठीक है। एरर्स की लेनी है, ओके। आरसी की क्लास लास्ट हमने ली थी यार, आरसी को कैसे पढ़ना है, क्या चीजें देखनी है, ठीक है, ओके। नहीं, मैं ये एक छोटा छोटा टॉपिक मत लो यार, हाँ ठीक है। अगर आप ये बोल रहे हो जेरिन की, इसकी, हाँ एरर्स की क्लास ले लूँ, ओके। मैक्सिमम मेरे पास एरर्स ही आ रहा है, सो लेट्स टेक एन एरर्स की क्लास इन द नेक्स्ट टर्न, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न होगी आपकी थर्सडे को, सेम टाइम 8 बजे। 8 बजे हम मिलेंगे एरर्स की क्लास के साथ। बहुत सारा प्यार तब तक के लिए, थैंक्स अ लॉट। बहुत सारी प्रैक्टिस करना। जिसने अभी तक वो स्टार्ट नहीं किया है यार, एडिटोरियल पढ़ना कर दो स्टार्ट, तुम्हारे लिए ही कह रहे हैं, अपने लिए तो हम इतनी मेहनत करते ही हैं, तुम्हारे लिए क्या मेहनत कर सकते हैं हम, ठीक है, बस बता ही तो सकते हैं, है ना। चलो बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, शुभ रात्रि, एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और इसके अलावा अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, एग्जाम जल्दी आने वाला है, स्ट्रेस नहीं ले, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो। और जितने लोग हैं यहाँ पर सबके सब अभी तुरंत वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ओके, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe to Ada 247 and press the bell icon to never miss another update.